ओके, ये हमने नहीं देखा था ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। नो सर। नो देखो सर। देखो 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 कि आरएच ब्लड ग्रुप को पता है कि अगर आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन या डी एंटीजन प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज आरएच पॉजिटिव। एंड अगर डी एंटीजन या आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं आरएच नेगेटिव। तो RH negative recipient can receive the blood from RH negative recipient only. ओके, सो RH नेगेटिव किसका ब्लड ले सकता है? RH नेगेटिव का। लेकिन RH पॉजिटिव है ना, वो दे नहीं सकता RH नेगेटिव को, क्योंकि RH पॉजिटिव पे एंटीजन है और RH नेगेटिव के ब्लड में एंटीजन नहीं है। तो अगर कोई एंटीजन पहले से नहीं है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो अगर RH नेगेटिव पर्सन है और उसके बॉडी में RH पॉजिटिव ब्लड आया तो RH नेगेटिव को ये लगेगा कि फॉरेन एंटीजन है, क्योंकि उसके पास पहले से नहीं है। तो वो एंटी RH एंटीबॉडी बनाएगा, एंटी डी एंटीबॉडी बनाएगा, और उधर क्लम्पिंग, क्लॉटिंग या कोएगुलेशन होगा। और हो सकता है कि ज्यादा मतलब लेवल में ब्लड चढ़ाया उसको, तो डेथ भी हो सकता है रेसिपिएंट की बॉडी, मतलब रेसिपिएंट पर्सन का। ओके, लेकिन RH पॉजिटिव अगर पर्सन है तो उसका मतलब उसके पास एंटीजन है। तो RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का भी ब्लड चल सकता है या RH नेगेटिव का भी ब्लड चल सकता है RH पॉजिटिव पर्सन को। ओके, तो हम ये कंसेप्ट देखेंगे, उसको लिखा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। या ये भूल जाओ आप टाइटल, अभी ये टाइटल के बारे में मत सोचो, इसके बारे में सोचो मैंने क्या लिखा इधर। सपोज एक मदर है, और सपोज मेरा आवाज आ रही है ना आपसे? यस यस सर। सपोज एक मदर है, उसको उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, शी इज RH नेगेटिव, और फादर जो है, हस्बैंड है, वो RH पॉजिटिव है। ऐसा हो सकता है कि दोनों RH नेगेटिव हो या दोनों RH पॉजिटिव हो, या मदर RH पॉजिटिव हो एंड फादर RH नेगेटिव हो, या मदर RH नेगेटिव, कोई भी हो सकता है। लेकिन हमारे एग्जाम्पल के लिए ये चाहिए, सपोज एक मदर है वो RH नेगेटिव है और फादर है तो RH पॉजिटिव है। उसका जो चाइल्ड होंगे ना, चिल्ड्रन, तो उसमें से कोई RH नेगेटिव भी हो सकता है और कोई RH पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि RH पॉजिटिव फादर है तो RH पॉजिटिव ही मतलब उनके बच्चे होंगे, तो RH नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जो RH नेगेटिव है ना, उनका फिटस या चाइल्ड, उसको कोई धोखा नहीं, उसको कोई डेंजर नहीं है। ओके, और अगर उनका बच्चा जिसका फादर RH पॉजिटिव और मदर RH नेगेटिव है, अगर उनका बच्चा जो RH पॉजिटिव है, तो अगर वो पहली बार प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइम फिटस है, तो उसको कोई डेंजर नहीं है। ओके, फर्स्ट है, फर्स्ट फिटस या चाइल्ड है, तो उसको कोई डेंजर नहीं है। ओके, लेकिन अगर सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी रहती है और सेकेंड फिटस है, ओके, और सेकेंड फिटस भी RH पॉजिटिव है, सेकेंड फिटस इफ RH पॉजिटिव है, ओके, तो उसको डिसीज हो सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उस डिसीज को बोलते हैं हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। मतलब उसके आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे, उसके आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, लाइसिस होगा, तो उस फिटस के आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। जैसे सेकेंड प्रेगनेंसी हुई या कोई भी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी है, उसमें भी सपोज फिटस RH पॉजिटिव है, तो RH पॉजिटिव फिटस है, तो सब सेकेंड प्रेगनेंसी में या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में क्या होगा, फिटस के आरबीसी का मतलब डिस्ट्रक्शन होगा, डिग्रेडेशन होगा। उसकी जो इरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसी है, उसका ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएंगे। तो उसको बोलते हैं फिटल के आरबीसी का ब्लास्ट होना, फिटस के आरबीसी का ब्लास्ट होना, मतलब उसको। और एक मतलब ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, फिटस के आरबीसी का ब्लास्ट होना या डिस्ट्रॉय होना, या फिर उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, HDN। आपको इतना क्लियर होगा ये स्लाइड? यस सर। यस सर। क्या बोला मैंने कि सपोज मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, तो उनके चिल्ड्रन में कुछ चाइल्ड हो सकता है पॉजिटिव हो, कुछ RH नेगेटिव हो। तो जो RH नेगेटिव है तो उसको कोई डेंजर नहीं है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट मतलब प्रेगनेंसी हुई और पहला जो बच्चा है वो सपोज RH पॉजिटिव है, तो उसको भी कोई धोखा नहीं है, डेंजर नहीं, उसको कोई डिसीज नहीं होगा। लेकिन जितना भी सब्सिक्वेंट नेक्स्ट सेकेंड प्रेगनेंसी या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी, तो उस चाइल्ड को सेकेंड या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में जो चाइल्ड होगी या फिटस होंगे, उसको धोखा है, उसका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। तो उसको बोलते हैं
इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस या हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये इसमें जॉन्डिस हो जाता है और कभी कभी जॉन्डिस ज्यादा होता है तो उसका डेथ भी हो सकता है। इट कैन इवन फेटल टू द fetus या न्यूबॉर्न। हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग? Yes, Yes, sir. sir. अभी हम लोग उसका मैकेनिज्म देखेंगे, ऐसा क्यों होता है। विल सी द मैकेनिज्म, ऐसा क्यों होता है। ओके, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन। तो विल सी, सपोज मैंने चार्ट बना के रखा है, देखो ये RH नेगेटिव मदर है। इधर देखो, देखो मैं जब पढ़ाता हूँ ना उस टाइम जहाँ पे मेरा कर्सर है या जो पॉइंट मैं मतलब आपको डिस्कस करता हूँ उस पे ही आपको फोकस करना है। अगर आप अभी लेक्चर में है, लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन आपका सपोज फोकस कोई यहाँ पे है, इस कोने में है, ओके, कोई अलग जगह पे है, तो आपका ध्यान नहीं है। उसका मतलब जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उस पे ही आपका फोकस होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऊपर मैंने Yes, sir. देखो थोड़ा सा स्क्रीन लैग हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान दो। मैंने ऊपर इधर क्या लिखा है, अपर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, देखो इधर RH नेगेटिव मदर लिखा है ना। Yes, इधर ही sir. आपका ध्यान होना चाहिए। सपोज RH नेगेटिव मदर है तो मैंने लिखा कि फोर्स प्रेगनेंसी के फिटस में कोई डेंजर नहीं है। अगर वो RH पॉजिटिव है तो भी उसको कोई डेंजर नहीं, RH नेगेटिव है तो डेंजर नहीं, कभी भी डेंजर नहीं है। लेकिन RH पॉजिटिव पहला बच्चा है या पहला फिटस है, फिटस मतलब क्या, अनबॉर्न, अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है, उसको फिटस बोलते हैं। और फिटस के पहले जो जो जब डेवलपमेंट होता रहता है तब उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा हुआ लेकिन अभी उसका जन्म नहीं हुआ है तो वो फिटस है। और बर्थ के बाद वो चाइल्ड है, ठीक है ना, बर्थ के बाद वो चाइल्ड है। तो ये RH पॉजिटिव सपोज चाइल्ड है तो फिटस है, उसको डेंजर नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब ये पहला डिलीवरी होता है या पार्चुरेशन होता है तो आपको पता होगा कि जो मदर होती है और फिटस होता है उसके मतलब दोनों ये इंडिविजुअल में एक जंक्शन होता है, उसको बोलते हैं प्लासेंटा। पता है ना आपको प्लासेंटा क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो जब जब डिलीवरी होती है ना तो पहला क्या होता है, पहला जो बच्चा होता है ना वो बाहर आता है, मदर के बॉडी से बाहर आता है, उसको बोलते हैं फिटल डिलीवरी, फिटल डिलीवरी बोलते हैं। उसके बाद होता है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ मतलब क्या, बर्थ मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी और पार्चुरेशन ऑफ द बेबी। और जो एक्चुअली बाद उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जो प्लासेंटा होता है ना वो टूट जाता है और जो फिटल वाला पार्ट है, फिटस का जो पार्ट होता है प्लासेंटा में वो बाहर आता है, उसको आफ्टर बर्थ बोलते हैं। तो जब प्लासेंटा टूटता है तो मतलब प्लासेंटा का कुछ हिस्सा जो है ना वो फिटस के बॉडी से बना है और कुछ हिस्सा जो है वो मदर के सेल से बना है। तो ये ऐसा एक टिश्यू है प्लासेंटा कि ये हिट्रोजेनस है, मतलब अलग अलग दो इंडिविजुअल के बॉडी के पार्ट से बना है। वैसे ही नॉर्मली टिश्यू कैसे रहता है कि एक ही इंडिविजुअल या मतलब एक ही पर्सन के बॉडी में टिश्यू रहता है, लेकिन ये प्लासेंटा ऐसा टिश्यू है कि दैट इज फॉर्म बाय द सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, मदर एंड हियर द बेबी ऑफ फिटस। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही प्लासेंटा टूटा तो मदर फिटस का जो थोड़ा ब्लड था जिसपे RH एंटीजन है, जिसपे RH जिसके RBC पे RH मतलब एंटीजन D है, RH पॉजिटिव है, वो उसमें से कुछ RBC थोड़ा सा ब्लड ये मदर के बॉडी में चला गया। मदर की बॉडी कैसी थी, RH नेगेटिव थी, तो मदर के बॉडी के लिए ये H एंटीजन जो है, सर RH एंटीजन है, एंटीजन D है, वो फॉरेन है क्योंकि पहले से उसको पता नहीं है, ये उसके खुद के एंटीजन नहीं है। तो वो क्या बनेगी, मदर की बॉडी एंटी RH एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, एंटी RH या एंटी D एंटीबॉडी बनाएगी। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. sir. Repeat करना sir. तो मदर को कोई डेंजर नहीं है। Sir, एक बार फिर से repeat करना. देखो जब फिटस का डिलीवरी होता है, प्लासेंटा ब्रेक होता है, तो फिटस का जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स होता है। मतलब मदर के ब्लड के अंदर क्या आया, RH एंटीजन आया, फिटस का कुछ सेल्स आया, ब्लड सेल्स आया। कितना क्लियर? Yes, sir. अभी हर पार्ट पे 100% फोकस करो, हाँ, तो आपको समझ में आएगा। ये एकदम इजी है।
यस तो सर मदर के बॉडी ने क्या बनाया, मदर के बॉडी के लिए तो आरएच एंटीजन फॉरेन है ना, क्योंकि मदर आरएच नेगेटिव थी, तो मदर के पास आरएच एंटीजन नहीं है। तो जो भी एंटीजन नहीं होता हमारे पास और जो एंटीजन आ जाता है, तो उसके अगर वो एंटीजन हमारे पास पहले से नहीं है और आ जाता है तो बॉडी को फॉरेन लगता है, और अगर वो फॉरेन है तो उसके अपोजिट बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो मदर की बॉडी क्या बनाएगी, एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाएगी। कितना क्लियर? यस सर Yes, sir. Yes, सर sir. एंटी आरएच एंटीबॉडी जो होती है ना, उसका कुछ ज्यादा असर नहीं होगा मदर के बॉडी में। अभी क्या होगा कि सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी है, तो सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी है तो प्लासेंटा चला फॉर्म होगा, और अगर सेकेंड टाइम या कोई भी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी और फिर भी उस टाइम भी सपोज आरएच पॉजिटिव ही बच्चा है, आरएच नेगेटिव है सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या नेक्स्ट टाइम तो कोई धोखा नहीं उसको, लेकिन सेकेंड टाइम भी सपोज आरएच पॉजिटिव बच्चा है, तो ये मदर के बॉडी में जो आरएच एंटी आरएच एंटीबॉडी बनी थी पहली प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, वो एंटीबॉडी प्लासेंटा में क्रॉस करके फिटस के बॉडी में आ जाएगी। क्योंकि कोई कोई एंटीबॉडी ऐसे होते हैं मदर के बॉडी में कि दे कैन एंटर इनटू द फिटल बॉडी थ्रू प्लासेंटा, उसको बोलते हैं ट्रांस प्लासेंटल एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं उसको? Transcendental. ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडी और एंटीबॉडी ट्रांस प्लासेंटल नहीं होता। देखो कि एंटीबॉडी के भी ना टाइप होते हैं, जैसे कि आईजीएम, आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन होते हैं ना, मैंने देखा ब्लड में जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं वो गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी होते हैं, वो बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, आपको पता है। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं ना एंटीबॉडी, वो अलग अलग 5 टाइप्स के होते हैं। तो उसका एक टाइप है आईजीजी एंटीबॉडी। क्या पता है उसको क्या बोलते हैं? आईजीजी। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये ऐसा लिखा मैंने, आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर आपके। थोड़ा लैगिंग हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो। देखो आईजी, आई कैपिटल, जी स्मॉल और दूसरा जी कैपिटल, आ गया? Yes, यस sir. सर ओके। तो ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी है ना, वो कौन से टाइप के है? आईजीजी टाइप के है। कौन से टाइप के है? आईजीजी हाँ। तो ये ट्रांसप्लासेंटल एंटीबॉडी है, वो मदर के बॉडी से फिटस के बॉडी में जाएगी। अभी सेकेंड टाइम भी फिटस सपोज आरएच पॉजिटिव है तो क्या होगा? तो उसका मतलब है फिटस के बॉडी के आरएच एंटीजन और मदर के एंटी आरएच मतलब आईजीजी एंटीबॉडी, उसका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा और फिटस के ब्लड का डिस्ट्रक्शन होगा, फिटस के आरबीसी ब्रेक डाउन होगी, तो फिटस को जॉन्डिस होगा ना, जॉन्डिस होता है वो। ओके। यस सर और ये ज्यादा फॉर्म में है, ज्यादा अमाउंट में हो तो फिटस का डेथ भी हो सकता है, इट कैन बी फैटल टू द फिटस, तो एबॉर्शन भी हो सकता है, या भी जो भी बच्चा मतलब पैदा हुआ उसको सीवियर जॉन्डिस भी हो सकता है। अंडरस्टूड? Yes, यस sir. सर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? यस सर Yes, sir. यस सर ओके, अगर क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। अच्छा, ये अभिषेक ठाकुर, ये आपने क्या सिंबल बनाया है? अभिषेक ठाकुर, आर यू देयर? अभिषेक ठाकुर कौन हो आप? क्या हो गया ये आपको? what was that symbol? I don't understand. लेकिन आपने ये ऐसे क्यों किया? लेकिन सॉरी तो बात की बात है ना, क्यों किया पहले ऐसे? क्या हो गया था? उसका मीनिंग क्या था? कोई बच्चे बोलेंगे वो क्या सिंबल थे, आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ अलग लगा मेरे को। हाँ हर्ष, क्या था ये सिंबल बेटा?
What was that? Let me see. Let me see. ये आप अभिषेक, आप मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं चलेगा। आप मोबाइल को टच इधर उधर नहीं करो। ठीक है, सबको क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, कहाँ पे भी दबाओ मत। हाँ, कुछ अलग ही लग रहा है कि कुछ मुझे दिख भी नहीं रहा है क्लियर से। एनीवे, सो विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो कि ये ऐसा हो सकता है, तो देखो मैंने क्या लिखा कि RH नेगेटिव मदर है और उसका फर्स्ट चाइल्ड RH पॉजिटिव है, तो मदर के बॉडी में वो सपोज जाते हैं ये RH एंटीजन फिटस से फर्स्ट डिलीवरी के टाइम प्लेसेंटा ब्रेक होने से और ब्लड मिक्स होने से, तो मदर की बॉडी एंटी RH एंटीबॉडी बनाती है। ओके, तो मदर बिकम सेंसिटाइज, मदर अभी सेंसिटाइज है। विकास शर्मा, आपको सिलेबस की क्यों पड़ी है अभी? अभी तो इधर ध्यान दो ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पे। अभी जो हो रहा है उसका काम करो ना। अभी ऐसा ऐसा डिस्ट्रैक्ट मत रहो, ये कुछ भी कभी कहाँ पे भी आप बोलते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सिलेबस का क्या बात होगा? अभी जो हो रहा है उसको पढ़ो आप। और इस तरह के मैसेज लाइव लेक्चर में नहीं चलेगा, आप बाद में कर सकते हो, ये डिस्टर्ब हो जाता है बाकी के बच्चों को जो पढ़ने वाले होते हैं उनको। अभी आपका मन इधर होना चाहिए ना, सिलेबस तो होता जाएगा हमारा। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, इधर ही देखना है ना आपको। कोई आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछने को आप बाद में मैसेज भी कर सकते हो मेरे को ना। हाँ, बाद में मैसेज कर सकते हो, लेक्चर के टाइम मत करो। अभी जिस चीज का हम लोग सोच रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब वही है ना। उसके बारे में आप लोग बात करेंगे। अगर इसमें कोई समझ में नहीं आ रहे तो बात करो। ये जैसे जनरल क्वेश्चन आप बाद में भी मुझे मैसेज करके सबके पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, आपको डाउट है तो पूछ सकते हो डेफिनेटली, लेकिन इस टाइम नहीं। हम्म या अभी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो उस टाइम, जब कुछ सीरियसली पढ़ रहे हैं तो बीच में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। ओके, तो दिस विल कॉज द डेंजर टू द सेकेंड प्रेगनेंसी। अभी उसके या अभी उसके ऊपर क्या ये है, मतलब व्हाट इज दैट सोल्यूशन क्या है कि अभी ना क्या करते हैं कि अगर सपोज मदर RH नेगेटिव है और पहला जो बच्चा जन्मा उसको वो RH पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि मदर के बॉडी में RH एंटीजन गए हैं। तो उस RH एंटीजन से क्या होगा कि मदर की बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, एंटी RH एंटीबॉडी बनाएगी, राइट, एंटी RH एंटीबॉडी बनाएगी। तो विद इन 72 आवर्स आफ्टर दैट डिलीवरी मदर के बॉडी के अंदर एक इंजेक्शन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं रोगम एंटीबॉडी। क्या होता है वो? रोगम एंटीबॉडी होता है। और ये रोगम एंटीबॉडी क्या करता है कि मदर के बॉडी में जो एंटीबॉडी बन गई है, एंटी RH एंटीबॉडी बन गई है, उसके भी खिलाफ वो रोगम एंटीबॉडी काम करती है। तो ये एंटी एंटीबॉडी है, ये एंटी RH एंटीबॉडी है। मतलब मदर के बॉडी में क्या बना था? एंटी RH एंटीबॉडी बना था। तो रोगम में क्या है? ये एंटी RH एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी है। तो एंटी एंटी RH एंटीबॉडी, दो बार एंटी लगाएंगे, एंटी एंटी RH एंटीबॉडी। आपको डबल बार, दो बार एंटी का मतलब पता चल रहा है कि नहीं? Yes, yes, sir.
मदर ने क्या बनाया था, एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाया था। ओके, उसको नष्ट करना है तो उसको नष्ट किया तो वो जाएगा नहीं ना सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी के दौरान, वो चाइल्ड के अंदर जाएगा नहीं, तो उसको फिनिश करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो एंटी एंटी आरएच एंटीबॉडी या रोगम उसको इंजेक्ट करते हैं। एक्चुअली एज सुन एज द डिलीवरी करते हैं, 72 आवर्स का इंतजार नहीं करते, लेकिन वो कम से कम 72 आवर्स के अंदर देना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. गुड गुड, विल सी द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। तो आप ये जो सब ब्लड के बारे में था वो हमारा फिनिश हो गया अभी, राइट? Yes, sir. थोड़ा लैगिंग हो रहा है क्या? Yes, sir. स्क्रीन आ गया? Yes, sir. ओके ओके, यस। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आपको कोई बता सकता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? So heart. ह्यूमन सर्कुलेटरी लिम्फ है, लेकिन लिम्फ लास्ट में लेंगे, छोटा सा पॉइंट है वो, लास्ट में लेंगे, डेफिनेटली लिम्फ है। लेकिन हम इंपॉर्टेंट चैप्टर को भी सॉरी ये टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपको ये दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा छोटा हुआ है क्या, मतलब Yes. फॉन्ट? तो No, आप sir. जूम कर सकते हैं ना, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we'll see the circulatory system. Circulatory system. So we know कि सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो दो टाइप की होती है। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ आ रहा है कि नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ? No, sir. Sir, नहीं हो रहा sir. क्या हो रहा है यार, थोड़ा सा आज नेट नहीं है स्लो यार, नेट तो पूरा का पूरा है, फुल है नेट। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभिषेक आप इतना मत सोचो, आप ध्यान दो इधर, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उसके बारे में ही सोचो आप, बाकी के फालतू चीजों के बारे में मत सोचो। आप अपनी एनर्जी वेस्ट करवा रहे हो, यू जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। सो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप की होती है, आपको पता है। हाँ ठीक है, इतना ही बोलो कि दिख नहीं रहा है, इतना ही बोलो, जितना चाहिए उतना ही बोलो यार। अभी वो आप सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, डोंट मैसेज लाइक दिस। यस नो इतना ही बार बोलना है ना। यस, हमारे पास टाइम है क्या इस तरह के डिस्कशन के लिए? बाकी के सब बच्चे हैं ना। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज। सबको पता है ना ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? Yes, sir. Yes. तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि जिसमें हार्ट तो होगा, ब्लड वेसल भी होंगे, लेकिन कैपिलरी नहीं होगा, कैपिलरी नहीं होगा।
अंडरस्टैंड, देयर विल नॉट बी एनी कैपिलरी। तो क्या होगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हार्ट का जो ब्लड होगा ना, वो हार्ट में जो ब्लड होगा वो ब्लड के बड़े बड़े वेसल रहेंगे उसके अंदर आ जाएगा, और ये वेसल डायरेक्टली कैविटी में खुलते हैं, बॉडी के साइनस में खुलते हैं, कि कोई कैपिलरी नहीं होता। ओके, तो व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टेड, the blood which is present in the heart is enter into the large blood vessel, or from the large blood vessel it directly enter into the blood cavity, open sinus। अंडरस्टैंड, ओपन साइनस में या ब्लड कैविटी में आते हैं, उसको ब्लड साइनस बोलते हैं, क्योंकि पूरे बॉडी के कैविटी जो है उसमें ब्लड भरा होता है, तो उसको ब्लड कैविटी बोलेंगे या ओपन साइनस बोलेंगे। ओके, तो जो भी टिश्यू है उस बॉडी के कैविटी में, उसको डायरेक्टली दे आर बाथिंग इन द ब्लड, दे आर डायरेक्टली एक्सपोज इन द ब्लड। ओके, सो ये किसमें होता है, ये लीच में होता है। लीच पता है ना आपको, लीच क्या है, कौन सा फाइलम है लीच का? सर एनिलिडा। एनिलिडा। देखो आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि एनसीईआरटी लिखती है कि क्लोज सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, ऐसा लिखती है ना, लेकिन सब एनिलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेशन नहीं होता। तो लीच ऐसा एग्जांपल है कि उसमें एक्चुअली ओपन सर्कुलेशन है, और जो आपके बाकी के जो एनिलिड है ना, एक्सेप्ट लीच, तो उसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि एनिलिडा में कौन सा सर्कुलेशन है, ओपन या क्लोज, तो डेफिनेटली क्लोज लिखना, अंडरस्टैंड। लेकिन और विच एक्सेप्शन इज देयर इन द एनिलिडा हैविंग द ओपन सर्कुलेशन, तो फिर आपको लीच लिखना है ना। तो एक ही एक्सेप्शन है, बाकी के सब एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेशन है, तो क्लोज सर्कुलेशन अगर एनिलिडा में आया तो यस होगा, करेक्ट लिखना है। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर। ओके, Yes, sir. सिर्फ लीज ऐसा है एनिलिड, जितने एनिलिड हमको अभी तक पता है साइंटिस्ट को, तो उसमें से उनको समझ लिया कि उन्होंने कि लीच में ओपन सर्कुलेशन, बाकी पूरे एनिलिडा में जैसे कि हर्तुआ या और कुछ है, तो सब में क्या है, क्लोज सर्कुलेशन है। तो इन जनरल क्वेश्चन आ गया क्लोज सर्कुलेशन एनिलिडा में, तो यस, ओपन सर्कुलेशन एनिलिडा में तो नहीं, लेकिन एक्सेप्शन आया तो लीज देखो। सारे अर्थ्रोपोडा में, सारे भी अर्थ्रोपोडा है, कुछ जो भी है अर्थ्रोपोडा, उस सब में ओपन सर्कुलेशन होता है, और मोस्ट ऑफ द मोल्यूस्का में भी होता है ओपन सर्कुलेशन। और आपको पता है हेमिकॉर्डेटा में भी होता है, क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन। और क्लोज किस में होता है, ऑल एनिलिड्स एक्सेप्ट लीच। और जो मोस्ट मोल्यूस बोले हैं, लेकिन मोल्यूस्का में अलग अलग क्लास होते हैं, जैसे कि एक क्लास है सिफेलोपोडा, आपको पता है ना, ऑक्टोपस, एग्जांपल ऑक्टोपस। Yes, sir. यस सर। ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस का क्लास कौन सा है, सिफेलोपोडा है। फाइलम के अंदर क्लास होते हैं तो सिफेलोपोडा है। तो ऑक्टोपस या सिफेलोपोडा में क्या होता है, क्लोज। और बाकी के जो सिफेलोपोडा के अलावा जो बाकी के क्लासेस है, उस सब में होता है ओपन सर्कुलेशन, मोलस्का में। क्लियर? यस सर। और Yes. जो कॉर्डेट्स होते हैं ना, कॉर्डेट्स, उस सब कॉर्डेट्स में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है। सब कॉर्डेट्स में, सबके सब कॉर्डेट्स में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है। इज इट क्लियर, ओपन एंड क्लोज? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसने डिस्कवर की थी, आपको पता है? ये विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। ठीक है, आपके स्लाइड पे नहीं आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं। ओके, डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। ठीक है, क्लियर है आपका, ये स्लाइड क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Okay. अगर ये स्लाइड क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। मेरा कैमरा बंद था क्या? मेरा कैम बंद था क्या? यस सर। हाँ, Yes, sir. हाँ, ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है, कैमरा बंद है या वॉइस बंद है। डेफिनेटली आप वॉइस बंद है तो बोलते हो, रिकॉर्डिंग नहीं है तो भी बोलना है, और कैमरा बंद है तो भी थोड़ा सा बोलना है ना, ठीक है ना?
ओके ओके, किसी को कुछ डाउट है क्या? यस, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा ठीक है, एग्जाम जो अभी कोई बच्चे बोल रहे कि उनकी एग्जाम आ रही है नजदीक, तो कब से एग्जाम? सबकी सेम ही है क्या डेट? यस सर, सबकी, क्योंकि बोर्ड Yes, से sir. आती है ना डेट शीट, तो सबकी सेम ही होगी। पूरे हिमाचल में सबकी सेम है ना? यस सर, पूरे हिमाचल में सबकी सेम है। ओके, अच्छा हुआ यार, लेकिन यूनिट टेस्ट में तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था, अलग अलग थी, तो कोई कोई बच्चे का मैसेज आ रहा था कि सर अभी मैं लेक्चर नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, ये वो। ठीक है अभी, तो ये कब से शुरू हो रही है यार? The third एग्जाम्स March. 3 Third मार्च से March. शुरू होंगी, 21 तक चलेगी साइंस स्ट्रीम की। 3 मार्च टू 21। ओके, तो आपको साइंस स्ट्रीम की, बाकियों की आगे भी चलेगी। नहीं, आपको तो साइंस का ही देखना है। तो मैं आपको छुट्टी का ये आया है क्या कैलेंडर छुट्टी का? ये अवंती का क्लासेस का छुट्टी नो का? सर। हाँ, तो अभी ये 24 तक चलेगा, आपको ऑफिशियली बता दिया जाएगा बाद में, लेकिन ये 22-24 तक चलेगा पेप के। और उसके बाद आपको थोड़ा छुट्टी दिया जाएगा आपके प्रिपरेशन के लिए बोर्ड के। और उसके बाद मतलब रीओपन कब होगा वो इतना क्लियर नहीं मेरे को, तो दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू ऑफिशियली। ठीक है, Yes, sir. लेकिन 23 तक 24 तक आप लेक्चर ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? Yes, sir. प्रॉब्लम है या नहीं है? नहीं है? Yes, sir. सिर्फ रिया ही बोल रही है, बाकी के बच्चे चुप बैठे, क्या 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 इशू है? हाँ नो सर। हाँ, या गुड, यस। देखो, तो इतना हमने जान लिया कि ओपन एंड क्लोज। तो क्लोज में क्या होता है कि हार्ट तो होता है दोनों में, ब्लड वेसल, मेजर ब्लड वेसल तो होते हैं। इसमें क्लोज में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो टूटते हैं कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज आर एब्सेंट इन ओपन, कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन क्लोज। तो बहुत बच्चे ना ये गलती करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ हार्ट ही होता है और हार्ट से ही डायरेक्टली खून बाहर आता है, लेकिन हार्ट भी होगा और लार्ज ब्लड वेसल भी होगी ओपन सर्कुलेशन में, सिर्फ कैपिलरी नहीं होगी। और क्लोज में तो हार्ट भी होगा, बड़े बड़े वेसल भी होगी और कैपिलरीज भी होगी, तीनों होंगे। ओके, तो टिश्यूज डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे सर्कुलेटरी फ्लूइड के क्लोज सर्कुलेशन में। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस, ओके। ये फॉन्ट छोटा लग रहा है क्या आपको? Yes, sir. ठीक है, तो आप जूम करें, Yes, sir. नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा उसको, ठीक है ना? Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. अभी ब्लड वेसल्स की बात करेंगे हम। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं ना, ब्लड वेसल्स आर 3 टाइप्स। एक तो आर्टरी है, दूसरा जो है वेन्स, और तीसरे है कैपिलरी। एक्चुअली ये मेजर टाइप्स है, मेजर ब्लड वेसल्स के मेजर टाइप्स है, मेजर 3 टाइप्स। लेकिन और भी होती है ना, जैसे कि वेन्यूल है, आर्टेरियोल है, पता है ना आपको? Yes, तो ये sir. मेजर टाइप्स कौन से? 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, ये आर्टरी, वेन्स एंड आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरी, तो पहले हम लोग सबसे छोटे से शुरू करते हैं, कैपिलरी। तुमको पता है कि कैपिलरी सबसे छोटे होते हैं, मतलब उसका डायमीटर सबसे थीन होता है, दे आर फाइनेस्ट डायमीटर। क्लियर आपको? फाइनेस्ट डायमीटर। Yes, sir. और आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी में, या वेन्यूल और आर्टेरियोल, सबके सब में सबसे पतला वाला है वो कैपिलरी है। दीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल, दीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. ओके, तो ये सबसे थीन वाले ब्लड वेसल्स हैं। ओके, सबसे थीन, एक मिनट, हाँ, सबसे थीन वाले ब्लड वेसल हैं। एनीबॉडी इज मैसेजिंग? ओके, सो दे आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल। और आपको पता है कि जो कैपिलरी होते हैं ना, कैपिलरी, उस कैपिलरी के
लाइनिंग में सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियम होता है, पता है ना आपको? देयर वॉल इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियम। उसको क्या बोलते हैं? इपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं? हेलो, Yes, sir. क्या हो रहा है आज? एक इतना आपको एनर्जी नहीं लग रहा है क्या आज? हाँ, क्या हो गया? आप एनर्जेटिक हो या नहीं हो? Yes, sir. क्या हो रहा है? नींद आ रही है क्या? रुकवा देगा लेक्चर? No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है, एक काम करो, इधर 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 सबका सबका ये अंगूठा ऐसे पकड़ो। हाँ, पकड़ लिया ऐसा? Yes, sir. इधर इधर रखा ऐसे? रखा कि नहीं? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अभी इसको Yes. ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो। किया? Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके। और ये हाथ को ऐसे रोटेट करो, फास्ट फास्ट रोटेट करो, थोड़ा सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो सबको सबको एनर्जी एनर्जी रखनी है, सबको एनर्जी रखनी है, किसी को डी एनर्जाइज नहीं होना है। ओके, तो क्या बोला कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। फास्ट हो रहा है क्या? No, sir. No, No, sir. sir. No. यस यस। समझ में नहीं आया तो प्लीज बोलो मुझे, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ नॉर्मल से, थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा कवर होना चाहिए हमारा ना, क्योंकि मैं मैक्सिमम पॉइंट और ज्यादा पॉइंट ले सकूँ थोड़ा कम टाइम में, तो थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ। तो कैपिलरीज फाइनेस्ट उसका है, थिनेस्ट ब्लड वेसल है ये, और सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं उसको? And एंडोथेलियम बोलते And हैं, एंडोथेलियम। ओके, एंड आपको पता है कि इसका जो वॉल है ना, ये वॉल परवियस है, परमिएबल है या परमियस है, मतलब हमें पता है कि उसके जब उसके अंदर का जो ऑक्सीजन होता है वो उससे डिफ्यूज होके बाहर पड़ता है, और बाहर से CO2 उसके अंदर आता है, और ब्लड वेसल के अंदर का न्यूट्रिएंट भी कैपिलरी से डिफ्यूज होके बाहर जाता है। तो उसका मतलब है कि ब्लड एंड टिश्यू के बीच में जो मटेरियल है उसको एक्सचेंज होता है, जैसे कि गैसेस और न्यूट्रिएंट का और वेस्ट का। ओके, सो देयर वॉल इज परवियस या परमिजिबल। यू अंडरस्टैंडिंग? yes, sir. Yes. हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसको भूल जाते हैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। किसने डिस्कवर किया, आपकी फलाना वाला ठिकाना, ये नहीं जाएगा, तो नहीं चाहिए, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए इतना। क्या हो रहा है भाई? अरे मैं इरेज कैसे कर रहा हूँ यार? फिर भी दिख रहा है ये तो नहीं चाहिए। ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें। मार्सेलो मालपीजी को गोली मारते हैं अभी, ये नहीं चाहिए। कितना आपको सब पॉइंट क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके ओके, ये तो कैपिलरी हो गई ना। उसके बाद क्या आएगी? आर्टरी आएगी। क्या आएगी उसके बाद? आर्टरी एंड वेन। आर्टरी एंड वेन। तो एक एक देखो कि आर्टरी हो या वेन हो, दोनों में तीन लेयर होते हैं, तीन लेयर होते हैं। ओके, तो सपोज ये आर्टरी है, सपोज ये आर्टरी है, और सपोज ये वेन है, तो दोनों में लेयर कितने होते हैं? Three. Sir, थ्री। three. 3 layers. कैपिलरी में कितने लेयर होते हैं? यस, कितने लेयर होते हैं कैपिलरी में? Sing. कितने होते लेयर? अभी मैंने समझा ना कैपिलरी आपको, सिंगल लेयर Single. होता है, एक ही लेयर होता है ना स्क्वैमस इपिथेलियम का, सिंगल सिंपल स्क्वैमस। सिंपल मतलब क्या? सिंगल लेयर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. सिंपल। Yes, sir. कंपाउंड मतलब क्या? मल्टीपल लेयर, सिंगल लेयर। सेल का तो एक ही लेयर होता है, उसके बाहर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन वो सेल से नहीं बनता। ओके, सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। ठीक है, एक ही लेयर है सेल का, इसलिए वो परमिजिबल है ना।
ओके। Yes, सिर्फ sir. एक बोलो कि आर्टरी एंड वेन को अगर आपने कंपेयर किया तो उस किसका डायमीटर ज्यादा है, बड़ा वाला कौन सा है, डायमीटर बड़ा कौन सा है, किसका है, आर्टरी का या वेन का? यस, वेन का डायमीटर ज्यादा है हर्ष। हर्ष और कोई? विच आर्टरी और वेन विच इज हैविंग द हायर डायमीटर? ये प्रिंस कुमार क्या कर रहे हो यार, आप तो इन कैमरा ऑफ कर दो। ये कौन है प्रिंस कुमार? ये प्रिंस कुमार कौन है? क्या ये रेगुलर होते हैं लेक्चर में? मुझे मुझे मैसेज करो कोई कि क्या ये रेगुलर होते हैं लेक्चर में, प्रिंस कुमार नाम का बच्चा। क्या ये लेफ्ट हो गए क्या अभी? Yes, sir. लेफ्ट हो गए क्या? यस सर। कितने टाइम से चल रहा था उसका कैमरा ऑन? किसने रेक्टिफाई किया, बहुत टाइम से चल रहा था क्या कैमरा ऑन उसका? ठीक है, चला गया ना। अभी कोई ऐसा हो ना तो मुझे आप मैसेज कर लो, हाँ प्लीज, क्योंकि ये स्क्रीन पे मेरा ध्यान नहीं रहता। मैं जब पढ़ा था तो उस स्क्रीन ये होना करना पड़ता है, दूसरे स्क्रीन मोबाइल पे देखना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं आप अभिषेक ठाकुर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है व्हाट यू आर टाइपिंग। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान दो, इधर 5 ही मिनट बचे। ठीक है, ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। तो हाँ, यस यस, कोई कैन एनीबडी टेल मी कि कौन सी बड़ी है, किसका डायमीटर बड़ा है, किसका डायमीटर छोटा है? वेन्स लार्ज डायमीटर वेन। और कोई? सर वेन्स का ज्यादा ज्यादा। सर वीन्स। किसने बोला आपको वेन का डायमीटर ज्यादा होता है ऐसा? मैंने ड्रॉ करा ऐसा आपको लगता है क्या, लग रहा है क्या? मैंने जो निकाला उससे बोल रहा है क्या, थोड़ा सा डायग्राम सेम नहीं है? स्कूल में ही बोला है, ठीक है। और कोई बच्चा बोलेगा? यस, रिया, वंशिका, जागृति, अश्मिता, हम्म, सारिका, कोई बोलो। सात्विक, इफ एनीबडी नो द आंसर देन प्लीज। देखो एक्चुअली ना, वैन हो या आर्टरी हो, दोनों का बाहर वाला डायमीटर, अगर एक पाइप है, ये पाइप है, एक आर्टरी का पाइप है, दूसरा वेन का पाइप है, तो बाहर से तो दोनों का सेम ही दिखेगा, एक्सटर्नली सेम डायमीटर, एक ध्यान रखो। तो बाहर से वो सेम ही डायमीटर लगेगा, लेकिन अंदर का जो ल्यूमेन होगा ना, उसका अंदर का ल्यूमेन वो अलग होगा, वो वेन का बड़ा होगा, अंदर का डायमीटर बड़ा होगा वेन का। यस, और आर्टरी का, यस बिल्कुल सही हर्ष बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही, तो आर्टरी के अंदर का डायमीटर छोटा होता है।
मतलब आर्टरी के अंदर का ल्यूमेन होता है ना, कैविटी वो छोटा होता है, ओके, और वेन के अंदर का कैविटी बड़ा होता है। लेकिन अगर इसने पूछा कि डायमीटर, तो कौन सा डायमीटर आपको पता होना चाहिए ना, कौन सा डायमीटर। यस, यस, बिल्कुल सही। अभी इधर ध्यान दो कि आर्टरी और वेन एक्सटर्नल डायमीटर सेम होता है, तो 3 लेयर होते हैं, आर्टरी के और वेन के 3 लेयर होते हैं। तो उनका जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना इज द आउटर मोस्ट लेयर। और वो किससे बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है, ओके। और उसमें कुछ मसल्स भी है, मतलब हमें पता है ना कि 2 तरह के मसल होते हैं, अलोंग द लेंथ दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और सर्कुलर मसल भी होते हैं ना, सर्कुलर वाली मसल। तो Yes. बाहर का जो कवरिंग है ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंशिया, वो आउटर मोस्ट है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है, कोलेजन फाइबर से और इलास्टिन फाइबर से भी बना है, और उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स भी है, अंडरस्टूड, जो कि उसको स्ट्रेन देते हैं। और उसके अंदर नर्व्स भी होते हैं, नर्व्स एंड वासा वेसोरम होता है। तो आपको तो पता है कि जो ब्लड वेसल है वो तो ब्लड सप्लाई करती है, या ब्लड का मूवमेंट करती है, ब्लड का फ्लो करती है। लेकिन ब्लड वेसल खुद लाइव टिश्यू है, लाइव ऑर्गन है, आई मीन द उसके सेल्स है लाइव, तो उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, उसको भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर ब्लड है तो वो खुद ही वो ब्लड का ऑक्सीजन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ब्लड के भी ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल के भी ब्लड वेसल होते हैं। तो ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल आर कॉल्ड एज वासा वेसोरम। वासा वेसोरम ये भूल जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन वासा वेसोरम का मतलब क्या है कि दीज आर द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के भी ब्लड वेसल, और वो छोटे छोटे होते हैं, और दे आर प्रेजेंट इनसाइड द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द ट्यूनिका एडवेंशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज, लेकिन इसको भूलेंगे तो भी चलेगा, ओके। दूसरा जो है उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ये मिडल का लेयर है, ये ठीक सबसे, चाहे वो आर्टरी हो या चाहे वो वेन हो, सॉरी दोनों में वो सबसे बड़ा होता है। मतलब ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरना दोनों से बड़ा होता है ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर, ठीक। एंड उसमें सिर्फ सर्कुलर मसल होते हैं, सर्कुलर मसल, ओके। और कुछ कुछ इलास्टिन के फाइबर्स होते हैं। और उसके अंदर जो है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, ये इनर मोस्ट लेयर होता है, और वो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से ही बनता है। जैसे कि सिर्फ कैपिलरी जैसे होती है ना, सिर्फ कैपिलरी, वैसे ही ट्यूनिका इंटरना होता है, सिर्फ कैपिलरी मतलब सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से बना होता है। हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. ट्यूनिका एक्सटर्ना है सपोज, और ये सपोज ट्यूनिका मीडिया है, और ये सपोज ट्यूनिका इंटरना है। ये ट्यूनिका मीडिया है और ये ट्यूनिका इंटरना है, तो उसका डायमीटर ज्यादा होता है, बड़ा होता है वेन का अंदर का डायमीटर, और ये अंदर का कम होता है। तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको बोलेंगे ट्यूनिका, ये बीच वाला है, वो जो बीच वाला है ना, वो है ये सब, ये इतना सब बीच वाला, ये सब बीच वाला है, इसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। और ये जो है ना, ये अंदर वाला, थोड़ा ये मोटा हो गया है, लेकिन ये पतला होता है एक्चुअली। तो ये है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, इज इट क्लियर? और ये होता है ल्यूमेन, ये है आर्टरी का ट्रांसफर सेक्शन, ये है वेन का ट्रांसफर सेक्शन, तो ये ल्यूमेन होता है। तो ल्यूमेन आर्टरी में वाइड होता है, और ये वेन में नैरो, सॉरी आर्टरी में नैरो होता है, वेन में वाइड होता है। ठीक है, क्लियर है सबको आज का? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए लेक्चर में, जो रेगुलर बच्चे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए लेक्चर में, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए,
जो काम का है वही होना चाहिए, टाइम पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी आपको और इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वो चीज आपके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए उस टाइम। आप इसका ही सोचना चाहिए, इसके बारे में जो पढ़ा रहा हो। बाद में आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे ये कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपको क्लियर है? थम्स अप कर सकते हैं एंड देन यू कैन लीव, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। यस, कम ऑन फास्ट। यस, Thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड Sir, नाइट। good night. Good night, sir. Yes, yes, yes. Yeah, you can leave now. You can leave now. Yes. Thank you. Sweet dream, Ritesh. Good night, sir. Yes, good night. Bye.